क्योंकि वेस्ट बंगाल के अंदर ये मेरा 10 साल बाद पहला आगमन है। ऐसा नहीं है आया मैं पहले भी था, वो कहानी जरूर आपको बताऊंगा। लेकिन कोलकाता की धरती पर पहली बार इतना बड़ा प्रोग्राम हो रहा है स्लीपलेस वेलनेस का, और मैं कितनी बार आपको धन्यवाद दूं कि आपने मुझे मौका दिया यहाँ पर आने का और आज आपसे बात करने का। दोस्तों, कोलकाता में पहले भी आया था 2015 में, लेकिन एक ही दिन में आके वापस चला गया था। मुझे समझ में आ गया था कि यहाँ के लोग बहुत समझदार हैं, ईमानदार हैं, स्मार्ट हैं, और ये लोग जब तक यकीन नहीं करेंगे, जब तक हम इन्हें कुछ करके दिखा नहीं देंगे। मुझे समझ आ गया था, इसलिए मैंने पहले 10 साल पूरे हिंदुस्तान में झंडे गाड़े हैं, और अब उस भरोसे के साथ आया हूं कि देख लो पूरी दुनिया स्लीपलेस के साथ आ चुकी है। बंगाल बच रहा, अब तुम भी आ जाओ, क्योंकि भाई तुम खाते हो मच्छी और तुम्हारा दिमाग चलता है बहुत तेज। तो शुरू में जब मैं आया था तो मुझे क्या बोलते थे यहाँ के लोग, ऐसी बहुत कंपनियां आई, प्रोडक्ट के रिजल्ट नहीं आते हैं, ऐसी बहुत कंपनियां आई 2 साल में नहीं चलती है। मतलब मेरी बात मानने को कोई तैयार ही नहीं था। तो भैया मैं सुबह आया और शाम को जहाज पकड़ के चला गया। मैंने कहा इनको समझाना बहुत मुश्किल है, ये दुनिया के सबसे स्मार्ट लोग हैं, ये तब समझेंगे तब हम कुछ रिजल्ट लेके इनके पास आएंगे, कुछ करके इनके पास आएंगे। और आज कुछ रिजल्ट लेके आए हैं, कुछ करके आए हैं, 400 करोड़पति बना के आए हैं, 40 लाख लोगों को प्रोडक्ट के रिजल्ट लेके आए हैं। अब तो मानोगे, क्योंकि आप लोगों को मजा आता है चिट फंड में। क्योंकि भाई तुम लोगों का ना बड़ा गजब का हिसाब किताब है, तुम्हारी कुंडली में जानता हूं, क्योंकि बंगालियों से मेरा रिश्ता जो है आर्मी से, और एक मेरा दादा बैठा है पीके रोए इधर बैठा है, ये मेरे को पहली बार बंगाल में लेके आते। तो आपकी कुछ खूबियां, खास खूबियां। नंबर 1 सबसे बड़ी खूबी, बीवी कहेगी तो काम होगा, बीवी नहीं कहेगी तो काम नहीं होगा। अगर किसी को दुनिया में वुमेन एम्पावरमेंट और पावरफुल वुमेन देखनी है तो बंगाल के वुमेन को देखो। पति डिस्को करता है इनकी एक बात पर, डिस्को। अगर इन्होंने कह दिया AWPL नहीं करनी, भाई नहीं करूंगा, और इन्होंने कह दिया करनी है तो पक्का करेगा। तो भाई वुमेन कंट्रोल होता है यहाँ पर। हमारे नॉर्थ इंडिया में मैन का कंट्रोल है और वेस्ट बंगाल में वुमेन का कंट्रोल है, आई नो, और इसलिए तुम्हारी CM भी वुमेन है। राइट। दूसरा, यहाँ अरे इसे बंद कर यार, जहाज मारा। दूसरा, यहाँ के लोग बड़े आराम पसंद है, भात मच्छी खाएगो और सोएगो। दोपहर को तो आराम करना ही करना है, आया ना, सही करो ना। अब इन लोगों से काम करवाना कितना मुश्किल है तुम समझ लो, इसलिए 10 साल में नहीं आया। जब तक तुमने नहीं बुलाया मैं नहीं आया। आज इतने हजारों लोग इकट्ठे हुए, आज मैं आया हूं और दिल से आया। और एक और खूबी है, स्मार्ट बहुत है। स्मार्ट बहुत है, लेकिन स्मार्टनेस के चक्कर में फंसते भी बहुत हैं। जितनी भी 2 नंबर की कंपनियां आती है, 2 रुपए के 4 रुपए करने वाली नॉन बैंकिंग स्कीम सबसे ज्यादा बंगाल में चली है। जहां एफर्ट करना ना पड़े, जहां मेहनत करनी ना पड़े, बस बैठे बिठाए पैसे आ जाए, क्योंकि आपको सब बैठे बिठाए चाहिए। लेकिन इतने भी स्मार्ट है
कि अगर दुनिया की कोई चीज तुम्हें समझ में आ गई और तुम दिल से लग गए तो फिर तुम्हारे दिल से उसे कोई निकाल नहीं सकता। ईमानदारी और वफादारी बंगाल के खून में। मैं कोई भी मोटिवेशनल टॉक नहीं करता, मैं तथ्यों पर प्रैक्टिकल बात करता हूं। हमारे देश में क्रिकेट से सबसे ज्यादा लोग प्यार करते हैं, राइट। आज आपकी टीम 84 के बाद वर्ल्ड चैंपियन बनी, 84 के बाद। 84 में तो मैं सही बताऊं तो तुक्के से बनी थी। आज इंडियन टीम इतना अच्छा खेल रही है, हर व्यक्ति को मौका मिल रहा है। मालूम है क्यों? वो भी बंगाल के खून ने दिलाया। अगर सौरव गांगुली इंडियन टीम का कैप्टन नहीं बनता तो ऐसी इंडियन टीम आज किसी को मिलती है। मालूम है क्यों? क्योंकि सौरव गांगुली ने टैलेंट को लिया, टैलेंट को पकड़ा। उससे पहले सिर्फ साउथ इंडिया के लोग क्रिकेट में आते थे, जब तक गांगुली नहीं आया था, किसी को मौका नहीं मिलता था। तो ये तुम्हारी ताकत है कि अगर तुम लोग ईमानदारी से किसी का झंडा पकड़ लोगे और ईमानदारी से कुछ करने की ठान लोगे तो तुम्हें रोकने वाला दुनिया में पैदा नहीं होगा। मैं सुबह आ रहा था कल कलकत्ता, तो यहां पर उतरते ही ना फ्लाइट से एक अलग ही वाइब्स आती है, पॉजिटिव वाइब्स आती है, पता नहीं क्यों। क्योंकि थोड़ा पुराना शहर है, देखने में बड़ा अच्छा लगता है। लोगों को देखते हैं तो मतलब दुकानें देखते हैं तो मतलब एक साइड से खाने की दुकानें, खाने के तो तुम मतलब मतलब मैंने यहाँ बहुत चीजें देखी, खाने की दुकानें एक तरफ से हैं, हजार दुकानें, बस खाओ खाओ खाओ। तो मैं सोच रहा था कि 1912 से पहले ये कोलकाता देश की राजधानी होता था, समझे? हमारे देश का सबसे पहले डेवलप्ड कोई स्टेट है वो कोलकाता। अगर हमें नहीं मालूम है तो मालूम होना चाहिए। मैं सोच रहा था यार इस धरती ने कैसे कैसे लोग दिए हैं, बड़ा प्रैक्टिकल सोच रहा था। मैंने सुभाष चंद्र बोस मतलब अपनी सेना बना ली, वो भी विदेश में जाके, और अंग्रेजों के नाक में चने चबवा दिए। ऐसे महान इस पृथ्वी से निकलते हैं। इस पृथ्वी में रियली ये वीरों की धरती है, रियली बहुत इंटेलिजेंट लोगों की धरती है। यहाँ दो चीज है, दिलेरी और स्मार्टनेस, दोनों है। दिलेरी भी है और स्मार्ट लोग हैं। मतलब एक बंदा यहां से जा रहा है, अंग्रेजों के साथ मिलकर अपनी सेना खड़ी कर ली, वो भी सिंगापुर के लोगों को हटा के। कितने दिमागदार हो यार तुम लोग, कितने दिमागदार हो, कितने स्मार्ट हो। दोस्तों, जब एक व्यक्ति मानता है कि मैं स्मार्ट हूं तो उसे कोई भी काम स्मार्टनेस से ही करना चाहिए। उसे किसी की बातों में नहीं आना चाहिए, उसे तथ्यों पे बात करनी चाहिए, लॉजिक्स पे बात करनी चाहिए, और उसे बहुत प्रैक्टिकल होना चाहिए। स्मार्टनेस का मतलब मूर्ख बनना नहीं है, स्मार्टनेस का मतलब है समझ के किसी काम को करना, राइट? बात समझ आ रही है? अभी AWPL, संजीव सर, इतनी सारी यहाँ पर गाथाएं लोग सुना रहे थे। ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैंने कोई बहुत बड़ा काम किया है, मैं बहुत बड़ा आदमी हूँ या बहुत महान हूँ। आई एम नथिंग, आई एम जस्ट लाइक यू एंड मी आर सेम। हम सब एक जैसे लोग हैं दुनिया में। इंसान कभी महान नहीं होता, महान अगर है तो खुदा, अल्लाह, गॉड, वाहिगुरु, भगवान, वो महान है। उसकी वजह से हम जिंदा है, उसी वजह से हम काम कर रहे हैं, और वही वजह बनेगा हमें आगे कामयाबी की। इंसान कितना मर्जी क्रेडिट ले लेकिन वो इंसान ही रहेगा। लेकिन अगर आप लोग स्मार्ट हो और आप लोग समझते हो कि क्या सही है क्या गलत है, तो वो मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। क्या समझना चाहते हो? मैं आपसे नहीं बात करूंगा गाड़ी की, बंगले की, जहाज की, करोड़ों की, अरबों की, नहीं। ये तो ठीक है, दुनिया में इंसान कोई भी काम करता है उसमें पैसा तो सभी कामों में। ऐसा थोड़ी है कि सारा पैसा डायरेक्ट सेलिंग में, ऐसा थोड़ी है कि सारा पैसा हमारी कंपनी में। दुनिया अपने व्यापार चला रही है, दुनिया अपने धंधे चला रही है, अलग अलग तरह के काम कर रही है, हाँ है ना? यस और नो? और सब अपना जीवन यापन कर रहे हैं। ऐसा थोड़ी है कि सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग करो तो पैसे कमाओगे और कोई नहीं कमाओगे, नहीं, आप कहीं भी कमाओगे। लेकिन आज मैं कोलकाता के इस मंच से आपको डायरेक्ट सेलिंग के बारे में थोड़ा समझाना चाहूँगा। डायरेक्ट सेलिंग क्या है? नंबर 1, किसके लिए है? आपके लिए है भी या नहीं, या फालतू में आपको लगा है बैठा के टाइम पास करने के लिए? किसके लिए है? नंबर 2, और क्यों करनी है? नंबर 3, और कैसे होगी? नंबर 4। अगर ये बात आज हमारी समझ में आ गई,
मुझे नहीं पता आप करोगे या नहीं करोगे, लेकिन एक अच्छा काम हो जाएगा, आप जिंदगी में किसी का मूर्ख नहीं करोगे। अगर आपको कोई लूटने आएगा तो आप लूटोगे नहीं, अपना पैसा खराब नहीं करोगे। सिंपल सी मैं आपको बात बताऊं। देखिए, डायरेक्ट सेलिंग एक सेलिंग मॉडल है, ये और कुछ नहीं, एक सेलिंग मॉडल है। डायरेक्ट सेलिंग का मतलब है घर घर जाके लोगों के घरों में प्रोडक्ट समझा के और उस प्रोडक्ट को बेच के आने को डायरेक्ट सेलिंग कहते हैं। जो प्रोडक्ट ना दुकानों से बिकता है, जो प्रोडक्ट ना ऑनलाइन बिकता है, जो प्रोडक्ट ना बड़े शोरूम से बिकता है, सिर्फ एक व्यक्ति को बेचता है, इस मॉडल को डायरेक्ट सेलिंग कहते हैं। राइट? मेरी बात समझ आ रही है? अभी डायरेक्ट सेलिंग बना 1895 में 1895 में एवोन कंपनी के माध्यम से डायरेक्ट सेलिंग मॉडल की स्थापना हुई थी 1895। अब ये बना किसके लिए था? ये बना था वुमेन्स के लिए, कि जो वुमेन्स घरेलू काम करके थोड़ा फ्री हो जाती है दोपहर के बाद, वो 2-4 घंटे अपनी सहेलियों के साथ गपशप मार के और कुछ प्रोडक्ट को प्रमोट कर दे या सजेस्ट कर दे, और उसका प्रमोशन और सजेशन से वो 2 पैसे कमा दे, थोड़ी एक्स्ट्रा इनकम कर दे। डायरेक्ट सेलिंग मॉडल कैरियर अपॉर्चुनिटी के लिए नहीं बना था, मैं आज बता रहा हूँ, जो सच है वो यही है। डायरेक्ट सेलिंग मॉडल ने किसी की पढ़ाई लिखाई नहीं छोड़वाई थी। डायरेक्ट सेलिंग मॉडल ने किसी का दूसरा बिजनेस से डाइवर्ट नहीं किया था। डायरेक्ट सेलिंग मॉडल सिर्फ एक्स्ट्रा इनकम के लिए बना था। जो टाइम हमारे पास काम करने के बाद बच जाता है, नौकरी से 6 बजे आने के बाद बच जाता है, वो 2-4 घंटे काम कर ले, राइट, और वुमेन्स काम कर ले। तो एवोन कंपनी जो बनी वो स्किन प्रोडक्ट के साथ बनी। किसके साथ बनी? जवाब दो। इससे ज्यादा आज समझने का मौका है। स्किन के प्रोडक्ट, क्योंकि जो लेडीज है वो सबसे ज्यादा स्किन को ही प्यार करती है, और स्किन हमारी बॉडी में जो सबसे ज्यादा कोई प्रोडक्ट यूज होता है तो स्किन का, क्योंकि हमारी बॉडी का सबसे बड़ा जो ऑर्गन है वो स्किन है। अब ये मॉडल बना क्यों था? इसलिए बनाया गया कि जब भी कोई व्यक्ति अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट बनाना चाहता है, अगर आज मैं भी बात करूँ कि मुझे कोई प्रोडक्ट बनाना है, आप किसी एक प्रोडक्ट का नाम ले दो, कोई भी प्रोडक्ट मुझे बनाना है। फॉर एग्जाम्पल, मुझे मसाला बनाना है, ऑर्गेनिक मसाला बनाना है, एक एग्जाम्पल, अच्छा मसाला बनाना है, तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा? मैं मार्केट में जाकर जितने मसाले वाली कंपनी है उनका कॉम्पिटिटिव एनालाइज करूँगा, एक टीम लगाऊंगा कि पता करो कौन सा मसाला क्वालिटी का है, कौन सा मसाला ज़्यादा अच्छा लगता है। फिर मैं क्या करूँगा? प्राइस, कॉम्पिटिटिव एनालाइज में क्या होता है? प्राइस पता करूँगा कि ये गरम मसाला कितने में बेच रहा है, चाट मसाला कितने में बेच रहा है, मीट मसाला कितने में बेच रहा है। फिर जब मैं बनाऊंगा तो क्वालिटी के साथ साथ मेरे दिमाग में प्राइस भी रहेगा कि यार संजीव कुमार, पूरी दुनिया मसाला 200 रुपये में बेच रही है, अब तुम बना रहे हो क्वालिटी मसाला, ये बन रहा है 400 में, तो तुम्हारा तो कोई खरीदेगा नहीं। क्यों नहीं खरीदेगा? क्योंकि पूरा बाजार मसाला उसी प्रोडक्ट को एक रेट में 2-5 रुपये ऊपर नीचे बेच रहा है ना। आज आप बाजार में जाइए, आप किसी भी कंपनी के पेस्ट उठाइए, किसी भी कंपनी के, तो आपको सारे पेस्ट 60, 65, 70, 60, 65, 70, 60, 65, 70, 60, 65, 70, क्यों? एक जैसे रेट कैसे हो सकते हैं? क्वालिटी प्रोडक्ट, अगर कुछ प्रोडक्ट में अच्छा डलेगा तो रेट में वेरिएशन आएगा या नहीं आएगा? आएगा या नहीं आएगा? यस और नो? तो क्वालिटी प्रोडक्ट बनाने के बाद, अच्छे प्रोडक्ट बनाने के बाद लोगों के पास 2 रास्ते थे। नंबर 1, वो अपने सेल्फ शोरूम क्रिएट करें, जैसे नाइक, जैसे एडिडास, जैसे रिबॉक, जैसे लुई विटॉन, जैसे गुच्ची, राइट, बात समझ आ रही है? जैसे माइकल कोर्स, कि अपना खुद का शोरूम अगर आपने बनाया तो आप अपने ब्रांड को प्रमोट कर सकते हो। यस, आई हैव क्वालिटी प्रोडक्ट एट दिस प्राइस। एक बात बताओ मुझे, एलवी कंपनी का पर्स, ये जेब का पर्स 70,000 रुपये का आता है, 70,000। बेल्ट 60,000 रुपये की आती है, जूते 1 लाख के आते हैं। लेकिन एक बात बताऊं, वो 1 लाख के जूते 10 साल तक जैसे पहले दिन आए थे ऐसे रहते हैं। तो क्या क्वालिटी नहीं? क्या क्वालिटी नहीं है? कौन कहता है कि बड़े शोरूम और बड़ा दिखावा करके लोग पैसे ले रहे हैं? क्वालिटी प्रोडक्ट बेच के पैसे ले रहे हैं। आप भी 200 की साड़ी लाते तो जल्दी फटती है, और 2000 की लाते तो लंबा चलती आया ना। प्रोडक्ट में क्वालिटी नहीं है या नहीं है? तो क्वालिटी के साथ प्राइस तो इंक्रीज होगा ही होगा ना भाई। एक 200 रुपए के प्राइस में 2000 वाली क्वालिटी कभी नहीं मिल सकती, राइट? तो जो क्वालिटी प्रोडक्ट बनाने वाले लोग थे उनके पास 2 रास्ते थे, या तो शोरूम खोले या इन प्रोडक्टों को डायरेक्ट सेलिंग वालों को दे दें।
डायरेक्ट सेलिंग मॉडल में इन प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करते हैं। क्यों? अब डायरेक्ट सेलिंग में हमारा डायरेक्ट सेलर कहीं जाता है, वो पहले प्रोडक्ट दिखाता है, टेस्ट कराता है, ब्रीफ करता है, समझाता है कि हमारी सिलाजी इतने की क्यों है, हमारा टूथपेस्ट इतने का क्यों है, राइट? हमने ठंडा प्लास्ट में क्या डाला है, हमने इम्यूनोडॉग में क्या डाला है, हमारे डायबिटिक प्रोडक्ट में हमने क्या डाला है, ब्रीफिंग करता है। और जब एक क्लाइंट जो सामने बैठा है वो समझता है कि हाँ यार प्रोडक्ट में इतनी सारी चीजें डली है तो इसमें महंगा तो होगा, पैसे तो लगे होंगे, राइट? तब वो उसको खरीदता है। दूसरी बात, आप बेचते किसकी हो? आप उसको बेचोगे जो आपका जानने वाला होगा, यार होगा, दोस्त होगा, रिश्तेदार होगा, पड़ोसी होगा, हाँ या ना? तो अगर आपका प्रोडक्ट क्वालिटी का नहीं हुआ तो वो कहीं ना कहीं आपके पास कंप्लेन लेके आएगा, शिकायत लेके आएगा, राइट? बात समझ में? और ये प्रोडक्ट अमिताभ बच्चन के माध्यम से नहीं बिकते, शाहरुख खान के माध्यम से नहीं बिकते, एडवर्टाइजमेंट से नहीं बिकते। ये डायरेक्ट सेलिंग के प्रोडक्ट सिर्फ अपनी क्वालिटी के आधार पर बिकते हैं, सिर्फ क्वालिटी के आधार पर। मेरी बात समझ आ रही? ये है एथिकल डायरेक्ट सेलिंग। अब हुआ क्या, शोरूम खोलना पूरी दुनिया में सबके बस की बात नहीं थी, तो अच्छा प्रोडक्ट बनाया, अच्छी क्वालिटी का बनाया और आम जनता के हाथ में दे दिया कि आप लोग जाइए, घर घर ब्रीफ कीजिए, पहले प्रोडक्ट यूज कीजिए, पहले रिजल्ट लीजिए, प्रोडक्ट का एक्सपीरियंस कीजिए, अगर अच्छा लगे तो जाके ब्रीफिंग कीजिए, लोगों को समझाइए और कुछ इंसेंटिव्स आपको मिलने लग जाएंगे, कुछ पैसे आपको भी मिलने लग जाएंगे और एक रेम्यूनरेशन प्लान देके आपके माध्यम से लोगों ने प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस किए। मेरे भाई 1895 से चल रही इंडस्ट्री, आज से नहीं चल रही, 1895 से, राइट? बात समझ आ रही है? अब हमें क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है प्रोडक्ट बनाने में। हम क्या करते हैं, जैसे मेरे पास आता है कोई, अभी मैं 24 तारीख को अहमदाबाद के फंक्शन में मैं एक शहद बता रहा हूँ, मैंने शहद बनाया है। मैं पहले एक शहद लाया, यहीं से समझना, और आज एक चीज अपनी प्रैक्टिकल कर लेना। तो वो शहद मुझे 10 साल में पहली बार मिला, मैंने कोशिश करी मुझे ओरिजिनल शहद मिले, लेकिन मुझे नहीं मिल पाया। मैंने 3-4 महीने बेचा, मैंने बंद कर दिया। फिर मैं लग गया, क्योंकि शहद एक ऐसा प्रोडक्ट है जो सदियों से, 10,000 साल से है, और रियली में ये चीनी जो हम खा रहे हैं ना, इसकी जरूरत ही नहीं थी। पुराने जमाने में शहद ही खाया जाता था, ठीक है? अब आप देखिए, जितनी कंपनी को अमेज़न पे जाके देखिए, कोई 250 का शहद, कोई 300 का शहद, कोई 150 का शहद, कोई 400 का शहद, और एक कंपनी तो ऐसी है जो एक शहद, वही अपना शहद 500 ग्राम एक 350 में दे रही है, एक 800 में दे रही है। तो उससे ही पूछो ओरिजिनल कौन सा है? और अगर 350 वाला ओरिजिनल नहीं है तो 800 में क्यों दे रही है? मेरी बात समझ आ रही है? अगर 350 का ओरिजिनल, बड़ी नामी कंपनी है देश की, एक शहद दे रही है 500 ग्राम 350 का, एक शहद दे रही है 800 रुपए का, दोनों शहद है। उससे पूछो यार ये क्या कर रहे हो? तो ये सब कहाँ होता है? ट्रेडिशनल मार्केट में। क्योंकि ट्रेडिशनल मार्केट में आप प्रोडक्ट बना ही नहीं सकते अच्छा। अगर बनाओगे पैसा ज्यादा लगेगा, दुकानदार आपका प्रोडक्ट नहीं रखेगा, कहेगा यार मेरे पास जितने भी टूथपेस्ट है सब 60 रुपए के, मैं 13,210 का कहां से बेच दूंगा? मैं क्यों बेचूं 13,210 का? चाहे तूने इसमें अमृत डाला हो, चाहे तूने दुनिया की सबसे अच्छी जड़ी बूटी डाला हो, आई एम सॉरी, मेरी सेल्फ पे मैं तेरा पेस्ट नहीं रखूंगा। इस वजह से ये कंपटीशन क्रैक करने के लिए, क्या इस कंपटीशन को क्रैक करने के लिए और क्वालिटी प्रोडक्ट बनाकर लोगों तक पहुंचाने के लिए जन्म हुआ था डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का। मेरी बात समझ में? गाड़ियां, बंगले, पैसा, ये कुछ नहीं है यहाँ पर। ये तो जो भी प्रोडक्ट बिकेगा ये अपने आप ही आएंगे। एप्पल क्या है? एप्पल मोबाइल एक प्रोडक्ट है, बिकता है, अरबों खरबोपति है, आया ना? एडिडास का जूता क्या है? एक प्रोडक्ट है, बिकता है, अरबों रुपए लोग कमाते हैं, आया ना? प्रोडक्ट के पीछे पैसा आता है, पैसे के पीछे प्रोडक्ट नहीं मिलता। मेरी बात समझ आ रही है? तो ये है एथिकल डायरेक्ट सेलिंग। बात समझ में? इसलिए बनी थी डायरेक्ट सेलिंग। किन लोगों के लिए बनी थी? जो अपना समय इन्वेस्ट करके थोड़ा एक्स्ट्रा इनकम कमा सके। फिर क्या हुआ? धीरे धीरे ये इंडस्ट्री ग्रो करने लगी, बड़ी बनने लगी। 1960 में बहुत अच्छी कंपनी आई, उन्होंने रिसर्च करी, अच्छे प्रोडक्ट बनाए, धीरे धीरे इंडस्ट्री पूरी दुनिया में फैलती चली गई। और फिर वुमेन्स से हटके मेंस ने इसमें पार्टिसिपेट किया। पहले सिर्फ वुमेन्स पार्टिसिपेट करती थी, ओनली वुमेन्स। फिर धीरे धीरे मेंस ने इस इंडस्ट्री में पार्टिसिपेट किया। फिर धीरे धीरे ये पार्ट टाइम से धीरे धीरे फुल टाइम होने
लोगों को इसमें कैरियर नजर आने लगा, लोगों को अपनी तरक्की नजर आने लगी। और आज ये हुआ कि इस इंडस्ट्री का साइज पूरे वर्ल्ड में $168 बिलियन का, $168 बिलियन। मालूम है कितने होते हैं? 15 लाख करोड़ डायरेक्ट सेलिंग, जिसको आप बोलते हो चैन सिस्टम जोड़ने का काम। वो आपकी गलती नहीं है, आपने इंट्रोड्यूस ही ऐसी कंपनियों से हुए हो जिन्होंने सिर्फ सपने बेचे आपको, जिन्होंने प्रोडक्ट के नाम पे कचरा दिया आपको, जो यहाँ पर आकर ड्रीमर बनाते हैं आपको, जो फालतू की बातें करते हैं, जो अरबों खरबों की बात करते हैं। वो कंपनियां हवा बेच रही है, और हवा बेचना डायरेक्ट सेलिंग नहीं है, असली प्रोडक्ट बेचना डायरेक्ट सेलिंग है। 16 लाख करोड़ का धंधा है। अब अमेज़न पे, अपने गूगल पे खोल लीजिए, 16 लाख करोड़ का धंधा है। कितने का? 16 लाख करोड़ का धंधा है। ऐसे ही हो रहा है 16 लाख करोड़ का। 3.5 लाख करोड़ का धंधा होता है चाइना में, 2.5 से 3 लाख करोड़ का धंधा होता है अमेरिका में, और ऐसे लाख लाख करोड़ के कई। इंडिया 11th पोजीशन पे आता है डायरेक्ट सेलिंग में। कौन सी पोजीशन पे आ रहा है? 11th पोजीशन पे आ रहा है डायरेक्ट सेलिंग में। 24,000 करोड़ का धंधा है सर हमारा, ओनली 24,000 करोड़। अब हो क्या रहा है? अब गवर्नमेंट भी सचेत हो गई, गवर्नमेंट भी समझने लगी यार डायरेक्ट सेलिंग में तो दम है, डायरेक्ट सेलिंग से कहीं ना कहीं एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है, डायरेक्ट सेलिंग से अच्छे प्रोडक्ट भी बन रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग भी हो रही है, देश के लोगों को रोजगार भी मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं सपोर्ट में आ रही है। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि डायरेक्ट सेलिंग इंडिया में हुई नहीं है, जस्ट स्टार्ट है, अभी शुरू हुई। मेरी बात समझ आई? लेकिन डायरेक्ट सेलिंग करनी कहाँ है? जहां प्रोडक्ट रिजल्ट हो। अगर आपका प्रोडक्ट बकवास है, सिर्फ सपना है, मॉडल है, तो हमारे इंडिया में ऐसा हुआ। आज हमारे देश में डायरेक्ट सेलिंग को लेकर जो परसेप्शन बना, लोगों को लगा बेकार काम है, ये बेकार काम है, और लोग इससे हिचकिचाते हैं। पढ़े लिखे बच्चे इसमें नहीं आते थे, अच्छे परिवार के लोग इसमें नहीं आते थे। कहते थे क्यों? उनकी गलती नहीं है। वो कहते थे यार हर आदमी बेईमान थोड़ी हो सकता है, हर आदमी चोर थोड़ी हो सकता है। अगर पूरी दुनिया चोर बेईमान हो जाएगा तो देश गुलाम हो जाएगा। मेरे भाई, लोग इस दुनिया में दौलत कमाना जरूर चाहते हैं, पर अपना जमीर बेच के कमाना नहीं चाहते, अपनी खुददारी बेच के कमाना नहीं चाहते, ईमानदारी से कमाना चाहते हैं। तो ये इंडस्ट्री आज ग्रो क्यों नहीं हुई इंडिया में? क्योंकि इंडिया की कंपनियों ने तो प्रोडक्ट के नाम पे कुछ बनाया ही नहीं, उल्टी सीधी चीजें बेची, लोगों को मूर्ख बनाया, लोगों को बेवकूफ बनाया। इतनी टीम होगी तो इतना मिलेगा, इतनी टीम होगी तो इतना मिलेगा। अरे वो सब मिलता है, प्रोडक्ट बिकता है तो पैसा बाई पार्ट है, मिलेगा ही मिलेगा। अगर प्रोडक्ट बिकेगा तो पैसा मिलेगा। तो वो हवा जो बेची, वो जो मॉडल डायरेक्ट सेलिंग की आड़ में सिर्फ एक सपने बेचने वाले मॉडल, उस वजह से देश की जनता में कहीं ना कहीं ये परसेप्शन क्रिएट हुआ कि यार ये इंडस्ट्री बेकार है, ये फालतू लोगों के लिए है, ये फालतू का काम है। लेकिन ऊपर वाले की दया से 2021 में भारत सरकार ने जब लीगल टेंडर इसको दिया, इस इंडस्ट्री के रूल्स निकाले और प्रोडक्ट बेस्ड कंपनियों को प्रोत्साहन दिया, पिछले 2-3 साल से आज इस इंडस्ट्री में IITian आ रहा है, MBBS डॉक्टर आ रहा है, MD आ रहा है, इंजीनियर आ रहा है, आर्किटेक्ट आ रहा है। अब देश का पढ़ा लिखा बच्चा इस इंडस्ट्री में कैरियर बनाने आ रहा है। लेकिन किस कंपनी में आ रहा है? जहां पर प्रोडक्ट में क्वालिटी हो। देखिए भाई साहब, जब कंज्यूमर हमें हमारी मर्जी का पैसा दे रहा है तो हम उसको उसकी मर्जी का प्रोडक्ट क्यों ना दें? इसमें कोई अतिशोक्ति नहीं है। जब कंज्यूमर कह रहा है जी सर मैं आपका 200 रुपए का पेस्ट ले रहा हूं, तो पेस्ट में उसे 200 रुपए वाला मजा आना चाहिए, उसको फायदा होना चाहिए। हम राइट हो रहा हूं? तो अब बात करते हैं इसका फ्यूचर क्या है, इसका फ्यूचर क्या है, ये आपको समझना होगा। देखिए, आप सब लोग खाना खाते हैं? अरे जोर से बोलो हाँ है ना? मच्छी खाओ, मच्छी खाओ, हाथ खाओ, नाक से खाओ, मुंह से खाओ, कहां से खाओ? इसका मतलब आप इतने समझदार हैं कि क्या सही है और क्या गलत है इसका आपको पता है। अगर आप मूर्ख बनते हो तो जानबूझ के बनते हो, है ना? इतना दिमाग है ना कि खाना कहां से खाना चाहिए? नाक से या मुंह से? मुंह से। तो इतना भी दिमाग होना चाहिए कि जो ये मैं काम देख रहा हूं, जो ये इंडस्ट्री में देख रहा हूं, इसका आगे कोई पोटेंशियल है या नहीं, इसमें मेरा कैरियर है या नहीं, इसमें मेरा फ्यूचर है या नहीं, मैं अपना समय तो खराब नहीं कर रहा, मैं अपना टाइम तो खराब नहीं कर रहा, क्या ये इंडस्ट्री आगे बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी? तो मैं आपको एक छोटा सा ज्ञान देता हूं।
दोस्तों, दुनिया के अंदर अपॉर्चुनिटी कहां पर है, पैसा कहां पर है? जहां आपने सोसाइटी की किसी प्रॉब्लम को सॉल्व किया, वहां पर पैसा है। अगर आप सोसाइटी की कोई प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तो अगले दिन ही पैसा कमाने लग जाओगे। जैसे फॉर एग्जांपल 50 किलोमीटर के एरिया में हॉस्पिटल नहीं है, लेकिन लोग बीमार होते हैं, तो जो हॉस्पिटल खोल देगा उसी दिन उसके हॉस्पिटल में भीड़ लग जाएगी। यस और नो? क्योंकि उसने सोसाइटी एक प्रॉब्लम से ग्रसित थी और उस प्रॉब्लम को फाइंड आउट करके उसने सोसाइटी को सॉल्यूशन दिया। आई एम राइट और रॉन्ग? क्या मैं सही हूं गलत हूं? सही है। एक रोड है, उस पर 20 गांव है, कोई बस नहीं चलती है, किसी ने आके बस चला दी तो बस भर जाएगी या नहीं भर जाएगी? क्योंकि उसने क्या किया, सोसाइटी की, गांव की प्रॉब्लम को ढूंढा और उसका सॉल्यूशन किया। इस दुनिया में पैसा का है, पैसा है प्रॉब्लम के सॉल्यूशन में। अगर आप रूटीन वर्क कर रहे हो, आप कभी पैसा नहीं कमा सकते, लेकिन आप किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन सोसाइटी को दे रहे हो तो आप पैसा कमाओगे। जैसे फॉर एग्जांपल पहले एसएमएस करते थे, याद है आप लोगों को? तो एसएमएस के 2 रुपए लगते थे। किसी ने व्हाट्सएप बनाया, व्हाट्सएप फ्री एसएमएस, अरबों खरबों की कंपनी बन गई। बन गई या नहीं बन गई? पहले डायबिटीज की दवाई नहीं होती थी, जैसी दवाई आई अरबों खरबों की कंपनी बन गई। हाँ है ना? बात समझ आ रही है नहीं आ रही? तो जब आप सोसाइटी की किसी प्रॉब्लम को फाइंड आउट करके उसका सॉल्यूशन क्रिएट करके और सोसाइटी के सामने जाओगे तो सोसाइटी आपको हाथों हाथ लेगी, हाथों हाथ आपको पैसा कमाएगी और आप बड़ा पैसा कमाओगे। अब आपने यहां देखा, लोग कह रहे हैं जी 400 लोग करोड़पति बन गए। वो ऐसे नहीं बने, सोसाइटी ने बनाए। झूठ बोल के, फरेब करके एक लिमिट तक आदमी जा सकता है, एक जगह तक जा सकता है, लंबा नहीं चल सकता है। राइट और रॉन्ग? है ना? तो सोसाइटी की प्रॉब्लम हमने भी फाइंड आउट करी। मैंने 2014 में फाइंड आउट करी सोसाइटी की प्रॉब्लम कि यार इस दुनिया में सबसे बड़ी प्रॉब्लम खासकर हमारे इंडिया में है बीमारी, और ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। हमारा देश इतना बीमार है कि आप सब लोग डेली रूटीन में हॉस्पिटल जाना पड़ता होगा। आप जाके देखिए, किसी भी हॉस्पिटल में बेड मिलना मुश्किल है। आई एम राइट और रॉन्ग? भीड़ लगी हुई है, डॉक्टर की अपॉइंटमेंट मिलने में 2-2 घंटे लग रहे हैं। है ना? बिकॉज हमारा लाइफ स्टाइल बिगड़ा हुआ है, हमारा खान पीन बिगड़ा हुआ है, और हमारे देश में मिलावटी चीजें इतनी बनने लगी है, लोग अपने पैसे कमाने के लिए इतनी गलत सलत चीजें बेच रहे हैं जिससे कि लोग बीमार हो रहे हैं। आज आप देखिए सोसाइटी की प्रॉब्लम कितनी बड़ी है कि हर घर में बीमारी है। या किसी के घर में डायबिटीज है, नहीं तो लिवर प्रॉब्लम है, नहीं तो घुटनों के दर्द है, नहीं तो हर चौथे घर में कैंसर है या नहीं? है या नहीं है? बताओ, है या नहीं है? इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम है, कितनी प्रॉब्लम है। मतलब आज एक भी घर ऐसा नहीं है जिसकी कमाई में से थोड़ा सा बजट डॉक्टर के पास नहीं जा रहा। क्या मैं गलत हूं या सही हूं? ये प्रॉब्लम है देश की बड़ी या नहीं? और ये प्रॉब्लम क्यों है? क्योंकि बहुत सारी चीजें जो हमारी कंट्री को भी करनी है, जो नहीं कर पा रहे। जैसे फॉर एग्जांपल आज आप यहाँ से बाहर जाओगे, कोई भी गोलगप्पा बेच रहा है, मक्खियां बैठ रही है ना? गंदगी आ रही है, धूल आ रही है, मट्टी आ रही है, वही जलेबी। और हमारे देश में गरीबी इस लेवल पे कि गरीब आदमी वही खाता है, तो बीमार तो होगा ही होगा, बीमार तो होगा ही होगा। और मेडिकल फैसिलिटीज उस लेवल की है नहीं कि हर गरीब को अच्छा इलाज मिल सके। वो उस लेवल की फैसिलिटीज अभी तक भी इस देश में क्रिएट नहीं हो पाई। आई एम राइट और रॉन्ग? बताओ मुझे, मैं सही कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ? बात समझ में आ रही है? तो इतनी बीमारियां बढ़ चुकी है, इतनी बीमारियां बढ़ चुकी हैं कि आज घर घर पे लोग बीमार हैं। हमने क्या सोचा 2014 में? हमें नहीं पता हमारे प्रोडक्ट कितना रिजल्ट देंगे, हमें नहीं पता आप हमारा प्रोडक्ट खरीदेंगे या नहीं खरीदेंगे, पर हमने सोचा हम आपको अवेयर करेंगे। हम आपको अवेयर जरूर करेंगे, हम आपको ये जरूर बताएंगे कि जिंदगी में अगर बीमार नहीं होना है तो इन चीजों से दूर रहना है। और उस अवेयरनेस प्रोग्राम को लेके हम 2014 में निकले थे और 40 लाख लोग आज हमारे साथ हो चुके। मेरी बात समझ आ रही? आज मुझे समझ नहीं आता, मुझे नहीं पता मैं कितना सही हूं कितना गलत हूं, पर मुझे समझ में नहीं आता कि हॉस्पिटल में घुसते बिल बढ़ता ही चला जाता है और इस लेवल का बिल हो जाता है कि लोग तो पे नहीं कर पाते। मैं नहीं कहता सभी हॉस्पिटल ऐसा करते हैं, बहुत अच्छे भी हॉस्पिटल है, बहुत अच्छे डॉक्टर्स भी हैं, और मैं नहीं कहता एलोपैथी गलत है, नहीं, एलोपैथी अपनी जगह बहुत अच्छा रोल निभाती है, लोगों की बीमारियों को कंट्रोल करती है। आयुर्वेदा ठीक करता है लेकिन एलोपैथी रोक तो देती है। तो हर अपनी अपनी जितने भी इस दुनिया के अंदर रेमेडीज हैं, जितने भी तरीके हैं बीमार आदमी को ठीक करने के लिए, वो सारे सही है। पर मैं ये कहता हूँ बीमार ना हो तो, अगर हम बीमार ही ना हो तो
स्वस्थ रहे तो इससे अच्छा कुछ हो सकता है? इससे बेहतर कुछ हो सकता है? इसके लिए हमें लाइफ स्टाइल को समझना पड़ेगा, लाइफ स्टाइल डिजीज को समझना पड़ेगा। इसके लिए हमें अपनी जिंदगी में कुछ ऐसी चीजों को अपनाना पड़ेगा जिससे ये लाइफ स्टाइल डिजीज हमारी जिंदगी से दूर रहे। और वो क्या है? वो एक ही चीज है, अंग्रेजी खाने से दूरी बनानी पड़ेगी और देसी खाने के साथ जुड़ना पड़ेगा। अंग्रेजी खाना छोड़ना पड़ेगा और देसी खाना खाना पड़ेगा। मेरी बात समझ आ रही? ये काम हम लोग कर रहे हैं, ये हम अवेयरनेस लोगों को दे रहे हैं। आज बड़ा दुख होता है, बड़ी तकलीफ होती है। अभी मेरा एक दोस्त है, उसको डिलीवरी होनी है, 3 दिन से घूम रहा है हॉस्पिटल में, लास्ट में ऑपरेशन ही हुआ। मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा कि देश में नॉर्मल डिलीवरी बिल्कुल बंद क्यों हो गई, समझ नहीं आ रहा। आप अपनी वाइफ को एडमिट करा दो, उसके बाद आपका पेट कट के ही बच्चा होना है, आया ना, सिजेरियन होना है, 90% सिजेरियन हो रहे हैं। ऐसा क्यों हुआ? कहीं ना कहीं लाइफ स्टाइल डिजीज है, कहीं ना कहीं वो प्रजनन की जो क्षमता है उस क्षमता के अंदर कोई कमी आई, तब ऐसा हो रहा है। मेरे भाई, ये प्रॉब्लम नहीं है तो क्या है बताओ मुझे? प्रॉब्लम है नहीं है? उसके बाद बीमारी एक प्रॉब्लम और बेरोजगारी दूसरी प्रॉब्लम। आज मैं पढ़ रहा था एक आर्टिकल, हमारे इंडिया में 10% लोग 25,000 रुपए से ऊपर पैसा कमा रहे हैं, सिर्फ 10%। 25,000 ओनली, कितने लोग? ओनली 10%। 90% हमारे देश की जनता आज भी 25,000 से नीचे का अमाउंट कमा रही है। बेरोजगारी प्रॉब्लम है या नहीं? बेरोजगारी प्रॉब्लम है या नहीं? आप कोलकाता में रहते हो, आप गांव में जाओ, इंटीरियर में जाओ, लोग महीने का गुजारा 10-10 हजार में कर रहे हैं। मैं एक ड्राइवर के साथ था परसों, कहा था मैं भुवनेश्वर गया था शायद, हाँ भुवनेश्वर में फंक्शन था। जो ड्राइवर मेरी गाड़ी चला रहा था, मैंने उससे पूछा कि भाई तुझे कितने पैसे मिलते हैं? बोला सर 10,000 रुपये मिलते हैं। मगर सिर्फ 10,000? आज इस महंगाई के जमाने में यार 10,000 से क्या होता है? इतनी तो अकल उस मालिक को भी होना चाहिए जो गाड़ी चलवा रहा था। मैंने कहा यार मतलब मैं तेरे मालिक के लिए बोल रहा हूँ, मेरा मैसेज देना कि आज इंडियन गवर्नमेंट को कोई ना कोई ऐसा कानून निकालना चाहिए कि इससे कम पैसा कोई भी मालिक किसी भी नौकर को नहीं देगा। आज गुजारा नहीं होता, आज 10,000 में गुजारा नहीं होता। हमारी कंपनी में ये पहला लाइन है, चाहे मेरे यहाँ मजदूर हो, चाहे लेबर हो, चाहे झाड़ू वाला हो, चाहे चौकीदार हो, 15,000 से मेरे यहाँ तनख्वाह शुरू होती है, 15,000 रुपये से कोई हो चाहे। और सारी मेडिकल फैसिलिटी देता हूँ, सारे बोनस देता हूँ। इस महंगाई के जमाने में 300 रुपये रोज में जिंदगी चल जाएगी? तो 90% हमारे देश की जनता अंडर 25,000 रुपीज कमा रही है। अब ये बताओ, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो चाहे गवर्नमेंट सेक्टर हो, कितना एम्प्लॉय जनरेट कर सकता है? कितना एम्प्लॉयमेंट ला सकता है? हम सरकार को गाली देते रहते हैं, अरे सरकार कहां से पैसा ला के देगी? कितनी नौकरियां दे देगी? प्राइवेट लोग भी कितनी नौकरियां दे देंगे? कंट्रीब्यूशन है, सरकार ने 10 लाख संभाले, प्राइवेट सेक्टर 1 करोड़ संभाल रहा है, और आज डायरेक्ट सेलिंग भी कम से कम 10-20 लाख लोग संभाल रहे हैं। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अपने आप बताइए, समाज में बीमारी और बेरोजगारी बड़ा मुद्दा है या नहीं? है या नहीं? तो जो इसका सॉल्यूशन लेके जाएगा वो पैसा कमाएगा, और ये कमा रहे आपके सामने क्योंकि हम सॉल्यूशन दे रहे हैं। We are giving solution to the society. We are not giving any greediness and any fake commitment to the society. हम सोसाइटी का क्या कर रहे हैं? सॉल्यूशन दे रहे हैं बीमारी और बेरोजगारी का। इसीलिए आज गवर्नमेंट हमसे कंधे से कंधा मिला के काम कर रही है। आप रोज मेरे फेसबुक पे देखते होंगे, आज सरकार से यहाँ मीटिंग हुई, आज सरकार से यहाँ मीटिंग हुई। क्यों करी हमने सरकार से मीटिंग? क्यों करी? क्योंकि हमने बताया सरकार को कि ये इंडस्ट्री सारे देश का बेरोजगार खत्म नहीं कर सकती, सारे देश को ठीक नहीं कर सकती, पर 10%, 5%, 2% कुछ अच्छा रोल निभा सकती है। ये हम बता रहे हैं। इसलिए आज सरकार भी प्रोत्साहन दे रही है कि डायरेक्ट सेलिंग कीजिए और अपना कैरियर बनाइए। लेकिन होता क्या है, जब भी कोई चीज शुरू में आती है तो उसका विरोध होता है। जब हमारे देश में कंप्यूटर आया था तो विरोध हुआ था नहीं हुआ था? लेकिन आज तक कंप्यूटर के बिना जिंदगी नहीं। जब हमारे देश में डायरेक्ट सेलिंग आई थी विरोध हुआ था, लोगों ने भी गलत काम किया था, लेकिन धीरे धीरे लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं। अब मुझे ये बताइए, हम लोगों को बता रहे हैं अंग्रेजी खाना छोड़ दो, ये अच्छी बात बता रहे हैं खराब बात बता रहे हैं? अच्छी बात। जोर से बोलो। क्या जब भगवान ने इंसान पैदा किया था तो पिज्जा भी था उस टाइम पे? नहीं। चॉकलेट थी, आइसक्रीम थी, बिस्किट थे। तो आप सोचिए आप बीमार क्यों हैं? आपके घर में लोग बीमार क्यों हैं? मालूम है क्यों है? क्योंकि जो आपका अंदर सिस्टम है, जो नेचुरल सिस्टम आपके पेट के अंदर है, लीवर है, उस लीवर को
गेहूं कैसे बचेगा इसकी भी कमांड नहीं है, पता है आपको? गेहूं जो है, गेहूं ये भी लैब का प्रोडक्ट है, लेबोरेटरी में बनाया गया अमेरिका में, राइट? ये हमारा खाना था ही नहीं, हमारा खाना बाजरा चावल ये सब था, ठीक है, मोटा अनाज। ये गेहूं भी लैब प्रोडक्ट है। अब ये बताइए, जब इंसान इस पृथ्वी पे हजारों लाखों साल पहले बना था, तो जब बीजे होते थे, बिस्कुट होते थे, क्या होता था? आम होते थे, अमरूद होते थे, पपीता होता था, आलू थे, सब्जियां थी। तो लीवर को कमांड क्या है कि जो नेचुरल फूड आप खाओगे वो बढ़िया से बचेगा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, मिनरल जो चाहिए मिलेगा। अगर आप कुछ बाहर का खाते हो तो होता क्या है? लीवर बेचारा कमांड ही नहीं है उसे। जैसे पिज्जा आता है, लीवर कहता है ये क्या आ गया? चॉकलेट आती है, लीवर कहता है ये क्या आ गया? आइसक्रीम आती है, लीवर कहता है, लीवर पागल हो जाता है, कुछ इधर फेंकता है, कुछ इधर फेंकता है, फिर बोला सर मुझे डायबिटीज हो गई, सर मेरा लीवर खराब हो गया। अबे लीवर को जो चाहिए तूने दिया ही नहीं, तूने वो दिया जो लीवर को चाहिए नहीं। मेरे भाई, ये काम एसलीपीएस वेलनेस कर रही है, आपको नेचुरल बनाने का काम कर रही है, आपको नेचर से जोड़ने का काम कर रही है, आपको अंग्रेजी खाने का बहिष्कार और देसी खाना खिलाने की बात कर रही है। मेरी बात समझ आ रही? और हम नहीं कहते आप हमारे प्रोडक्ट लो ना, मैंने तो कभी नहीं किया। पहले मैं बात करता हूँ प्रोडक्ट पे, फिर बात करता हूँ हमारे काम पे। हम कभी नहीं कहते आप हमारा प्रोडक्ट लो, हम कहते हैं सिर्फ एजुकेशन लो हमसे, क्या सही है क्या गलत है। हमारा प्रोडक्ट मत लो, हमारा प्रोडक्ट आप जब लो जब आप पूरी दुनिया के प्रोडक्ट यूज कर लो और कहीं से रिजल्ट ना आए, तब कोशिश करो, क्या पता हमारे प्रोडक्ट से आ जाए। हम गारंटी नहीं देते भाई कि हमने ये बना दिया, हमने अमृत बना दिया, हमारे प्रोडक्ट से अच्छे प्रोडक्ट दुनिया में किसी के पास नहीं है। होंगे भाई, सब अपनी अपनी R&D कर रहे हैं, सब अपनी अपनी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन हम क्या बोलते हैं लोगों को? हमारे लोग घर घर जाके लोगों को क्या समझाते हैं? जैसे किसी के घुटनों में ऑपरेशन लिख दिया, तो हम कहते हैं भाई साहब आपका ऑपरेशन होना है, बोला यस सर, कितना पैसा लगना है, बोला 3 लाख रुपया। तो हम कहते हैं सर एक काम करो, आप हमारा 2-5 हज़ार का जॉइंट पुरेटर ऑयल, एक ऑर्थोडॉक और ठंडा प्लास्ट लेके यूज कर लो। अगर आप ठीक हो गए तो दुआ दे देना, और अगर आप ठीक नहीं हुए तो ये सोचना 3,05,000 का ऑपरेशन हो गया। कुछ झूठ बोल रहे, कोई मिसकमिटमेंट कर रहे, कोई पागल बना रहे। अभी मैं यहां बैठा था, मेरे पास एक महिला आई, शायद इधर ही बैठी होंगी, और आके उन्होंने मुझे बोला कि संजीव सर मैं 13 साल से प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हुई मुझे, लेकिन आपने प्रोडक्ट जो दिए उससे मैं तो ठीक हो चुकी हूँ, मेरे टेस्ट हो चुके हैं, मेरे हस्बैंड के लिए आप बताइए मुझे क्या क्या देना है। उनके स्पर्म काउंट नहीं है। इधर आई थी बैठ के बता के गई। उधर से एक भाई पीछे से आए, उन्होंने कहा भाई साहब मुझे मेंस प्रॉब्लम है, आप बताइए कौन से प्रोडक्ट देने। अब ये बताओ, मैं थोड़ी कह रहा हूँ कि मेरे प्रोडक्ट से कंसीव हो जाएगा, या मेरे प्रोडक्ट से जो 13 साल में नहीं हुआ, 1300 हॉस्पिटल के चक्कर काट के नहीं हुआ, वो एसलीपीएस में हो जाएगा। पर मैं क्या करूँ, हो जाता, पता नहीं कैसे होता भगवान जाने। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ वो ट्राई तो कर रही है ना, 13 साल से हुआ नहीं ना, तो हमने कहा भी हमें भी ट्राई कर लो, हो गया तो ब्लेसिंग दे देना, नहीं तो सोचना एक दुकान से दवाई और ले ली। इतनी सी तो बात। मेरी बात समझ आ रही है? अब बताओ इसमें कोई मिसकमिटमेंट है, इसमें कोई घुमाना फिराना है, इसमें कोई समाज को धोखा देना है, इसमें कोई कंज्यूमर चीटिंग है? बताओ। जब हम तो ओपनली कह रहे हैं ना भाई, अगर सही हो जाए तो थैंक्स बोल देना, ना हुए तो सोच लेना एक डॉक्टर और मिल गया था रास्ते में एसलीपीएस नाम का, और क्या। ऐसे करके हमने काम किया। इसी वजह से आप आज देखते होंगे लोग इतना प्यार करते हैं, इतनी मोहब्बत करते हैं। हिंदुस्तान के अंदर सबसे फास्टेस्ट ग्रोथ इस कंपनी को मिली, वो इसलिए नहीं मिली कि हमने कोई चमत्कार किया, वो इसलिए मिली हमारे प्रोडक्ट ने चमत्कार किया। हमारे प्रोडक्ट को ले जा जाके घर घर लोगों के दिलों में जगह बना रखी है। हमारा प्रोडक्ट लोगों के घर से निकल नहीं रहा। आज मैं आप सबको चैलेंज करता हूं, मेरा पेस्ट लेके जाओ, छोड़ो काम वाम बाद में करेंगे, 200 रुपए खर्च करो कैरियर के लिए, पेस्ट लेके जाओ, 3 दिन करो। अगर वो पेस्ट 3 दिन के बाद आप छोड़ दो तो मैं धंधा करना छोड़ दूंगा। ऐसे प्रोडक्ट हमने बना के आपके लिए दिए। आप अरे छोड़ो, 60 रुपए की नीम तुलसी साबुन ले जाओ और पूरे बाजार में चले जाओ और साबुन ला के दे दो मुझे, उसके कंपेयर की, उसके कॉम्पिटिटिव साबुन ला के दे दो तो मैं बिजनेस छोड़ दूंगा सर। इस लेवल पे हमने प्रोडक्ट बनाए हैं, हमने इथिकल डायरेक्शन को बढ़ावा दिया है, और यही कारण है कि आज देश के लाखों लोग एसलीपीएस का नाम लेके उठते हैं और एसलीपीएस का नाम लेके सोते हैं।
और आगे भी इन्हीं प्रोडक्टों पे और इसी सॉल्यूशन पे मैं काम कर रहा हूँ। अभी मैं आपको दिखाऊंगा लास्ट में क्या क्या बनाया मैंने प्रोडक्ट। अभी लेडीजों को आपने देखा होगा ब्रेस्ट कैंसर हो जाता नहीं हो जाता? किसी ने बताया क्यों होता है? कोई बताता है? जब तीसरी चौथी स्टेज आती है तब पता चलता है कि कैंसर हो गया और अब तो सब खत्म हो गया। मालूम है क्यों होता है, कैसे होता है? पहले कैल्सिफिकेशन जमता है, पहले टिश्यू डैमेज होते हैं, फिर उसके ऊपर कैल्शियम की परत जमती है और उसके बाद उसका कोई इलाज नहीं होता। आज हमने ऐसे ऐसे प्रोडक्ट बना रखे हैं कि आपकी बॉडी में एक्स्ट्रा कैल्शियम अपने आप निकल जाएगा, जो हमने स्ट्रॉन्ग डॉग प्रोडक्ट बना रखा है। एक ऐसा प्रोडक्ट है कि मैं गारंटी देता हूं, आप ले लो, अपना कैल्शियम का टेस्ट करा लो पहले। कैल्शियम, एक्स्ट्रा कैल्शियम का डिपोजिशन ही हार्ट अटैक है, पता है आपको? ब्लड कभी नहीं रुकता, कैल्शियम जम जाता है जब आर्टरीज में, वेन्स में, तो वो ब्लड का फ्लो रुकता है। हार्ट अटैक का कारण एक्स्ट्रा कैल्सिफिकेशन होता है कोलेस्ट्रॉल के और ब्लड के साथ साथ, राइट? इसी तरह वुमेन्स का ये जो होता है ब्रेस्ट कैंसर, एक्स्ट्रा कैल्सिफिकेशन होता है। कोई इलाज है तो बताओ, लेके आओ भाई मेरे लिए। ज्ञानिक प्रॉब्लम का, ज्ञानिक प्रॉब्लम, पीसीओएस, पीसीओडी, मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर, इनफर्टिलिटी, इसका कोई इलाज अगर आपको दुनिया में मिले तो लेके आओ, मैं तैयार हूं उसे कराने के लिए। ये इलाज सिर्फ आपकी प्राकृतिक संपदा के अंदर है, आपके हर्बल प्रोडक्ट्स में है, आपके आयुर्वेद प्रोडक्ट्स में। चलो आप एक काम करो, एसिलिपेस बाद में करेंगे, इन्फ्लामेशन का टेस्ट करा लो अपनी बॉडी में, इन्फेक्शन का। हर बॉडी में इन्फेक्शन है, हर बॉडी में, जितनी बॉडियां बैठी है, टेस्ट कराओ और फिगोडोक लो, 2 फिगोडोक के डिब्बे लो बस, उसके बाद बात करेंगे। टेस्ट करा के लाओ फिर रिपोर्ट, तब पता चलेगा। ऐसे ऐसे प्रोडक्ट हमने नहीं बनाए, ऊपर वाले ने बनवाए, हमने नहीं बनाए। ऐसे ऐसे प्रोडक्ट बन चुके हैं कि डेंगू के अंदर फिगोडोक को लाइन लगा के लोग खरीदते हैं। जब प्लेटलेट्स बिल्कुल जीरो हो जाती है ना, उन प्लेटलेट्स को भी आपका फिगोडोक क्रिएट करता है। अब कैसे करता है? ऊपर वाला जाता है। उसके बाद आज 11वां साल है सर। आज मुझे प्रूफ करने की जरूरत नहीं है कि हमारे प्रोडक्ट क्या करते हैं। यूट्यूब खोलो, गूगल खोलो, लोगों से मिलो, आम जनता से बात करो। मेरी बात मत मानो, सोचो मैं सब झूठ बोल रहा हूं, लेकिन जो देश के लाखों लोग हैं वो तो झूठ नहीं बोल रहे हैं। हजारों लोग तो झूठ नहीं बोलेंगे जिनको रिजल्ट आया है। आज ऐसे ऐसे रिजल्ट हैं कि जिन लोगों को 10-10 साल, 20-20 साल से प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हुई, ऐसे हजारों रिजल्ट हैं। जो बच्चा आज गोद में खिला रहे हैं, जो माँ बाप आज छोड़ चुके थे कि हमेशा बेऔलाद रहेंगे, आज औलाद का सुख एडब्ल्यूएल के प्रोडक्ट उनको दे रहे हैं। इसकी कोई कीमत है क्या? इसकी भी कीमत है क्या? इसकी किस लेवल की ब्लेसिंग वो देते होंगे, क्या आशीर्वाद देते होंगे, आप सोच के देखना। और मैं नहीं कह रहा, आपके यहां भी बहुत रिजल्ट होंगे। तो दोस्तों, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में अगर प्रोडक्ट नहीं है तो कुछ नहीं है, सिर्फ हवा है। प्रोडक्ट है तो असली डायरेक्ट सेलिंग है। अब इस काम को करके मुझे समझाओ, इस काम को करके आपके घर में एक्स्ट्रा इनकम आ जाए, लोगों की सेहत ठीक करके। आज एक चीज और बताना चाहता हूं, हम लोग अभी जैविक खेती पे काम कर रहे हैं। हम किसान को जो प्रोडक्ट दे रहे हैं, बायो फर्टिलाइजर यूज करने को दे रहे हैं। बायो फर्टिलाइजर, ये बात पूरा हिंदुस्तान मानता है कि यूरिया और पेस्टिसाइड की वजह से आज देश में ज्यादा लोग बीमार आए ना। तो हमारा ये भी मिशन एक चल रहा है साथ साथ ऑर्गेनिक खेती का। बायो फर्टिलाइजर से लोग खेती करें, उससे चावल उगाएं, उससे सब्जी उगाएं, और जहर मुक्त खेती जिसका नाम है, हमारे देश में ज्यादा से ज्यादा लोग करें। ये अच्छा काम है, बुरा काम है? मुझे एक आवाज में बताओ, ये काम अच्छा काम है, बुरा काम है? लोगों को घर घर जाके समझाना, लोगों को बीमार ना होने देना, अच्छे प्रोडक्ट समझाना, अच्छा खाना पीना समझाना, भारत में ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा देना, जैविक खेती की बात करना, जहर मुक्त खेती की बात करना, मिलावटी चीजों से लोगों को दूर रखना। ये अच्छा काम है या बुरा काम है? अच्छा काम है। अगर अच्छा काम है, दिल से आवाज आए, नहीं आए जब तक हमारी जांच करो, हमें अच्छी तरह समझो। मैं नहीं कहता हमारे साथ काम करो, गूगल जाओ, लोगों से मिलो, एक एक आदमी को पकड़ पकड़ के समझो कि ये डब्ल्यूपीएल सही कह रही है, झूठ कह रही है, सच बोल के गए थे या झूठ बोल के गए थे। जब आपकी आत्मा से आवाज आ जाए कि ये दुनिया का अच्छा काम है, तो मेरे दोस्त इसे कर लेना। अब मुझे बताओ, इस काम को करके, लोगों की जिंदगियां बचा के, लोगों को मिलावटी चीजों से दूर रख के, लोगों को अच्छी हेल्थ समझा के, अगर आपके
करके कमाए हुए 10,000 रुपए 10 लाख के बराबर होते हैं, और पाप करके कमाए हुए 10 लाख रुपए भी 10,000 के बराबर होते हैं। मेरी बात समझ में आ रही? आज आप देखते हो मसाले, ईस्ट इंडिया कंपनी क्यों आई थी कोलकाता मालूम है? मसाले बेचने आई थी, मसाला को व्यापार करने आई थी। हमारे देश का मसाला पूरी दुनिया में बिकता है, क्योंकि मसाला अपने आप में एक हर्ब है, आयुर्वेदिक हर्ब है, और मसाले से ही बहुत सारी बीमारियां नहीं लगती है, चाहे वो हल्दी हो, चाहे काली मिर्च और लौंग हो। ये हल्दी, काली मिर्च और लौंग इस पृथ्वी का चमत्कार है, इस धरती का। अरे मेरी दवाइयां छोड़ो, मैं तुम्हें नेचुरल बात कर रहा हूं। अगर आप प्योर हल्दी, प्योर लौंग और काली मिर्च, ये सब चीजें इस धरती के लिए चमत्कार है, एक मनुष्य जाति के लिए अमृत है ये सब चीजें। इसी का व्यापार करने आए थे लोग। आज मसालों की मैं बात करूं, धनिये में भरोसा करोगे तुम लोग, गधे की लीद पीस रहे हो। गधे की लीद समझते हो ना? मिर्च, ईंट पीस रहे लोग पैसा कमाने के लिए। किस हद तक गिर गए लोगों का चरित्र, किस हद तक गिर गया लोगों को जमीर। आप सोचो, अरे हम क्या कर रहे हैं, तुम हमारे बारे में बात करते हो। कंपनी है, क्या सिस्टम है, उनसे बात